Good morning students. Today we will continue this chapter 5. Already in last video we have discussed about various forms of coal. We have also seen hydroelectric power. Today we are going to discuss about resources which can give us enormous amount of energy like nuclear power resources. तो आज हम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. Disintegration of these radioactive elements like uranium and thorium, they releases nuclear power. Enormous energy is emitted from these radioactive elements, and by setting off nuclear power plants is very expensive, but it can be very beneficial in a long term. अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तो इन्हें सेटअप करने में काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखते हुए लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छे होंगे. रीज़न ये है कि जो भी कोल है या जो भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कन्वेंशनल है वो कभी न कभी जाकर ख़त्म हो जाएंगे. दे आर एग्जॉस्टेबल, बट दे आर वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस न्यूक्लियर पावर. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. आपको पता है अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने के बाद जो इनका वेस्ट मटेरियल होगा इसे अगर ढंग से डिस्पोज नहीं कर पाएंगे तो ये लोकल एरिया में रेडियो एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वहाँ की पॉपुलेशन को. आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनसे जो रेज निकलती है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में काफ़ी सोच समझकर एरिया का भी सिलेक्शन होता है, प्लस दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. एक ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, बेल्जियम एंड जापान प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ इट. इंडिया में बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिनको इस्टेब्लिश करने में फ्रांस और रशिया जो है हेल्प कर रही है. डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की बात करें, वी हैव सम डिपॉजिट्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज मोनाजाइट एंड थोरियम इन द बीच सैंड्स ऑफ केरला. मोनाजाइट सैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा. दीज आर सोर्सेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी. इट इज़ एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कैगा इन कर्नाटका, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तारापुर इन महाराष्ट्र एंड कलपक्कम इन तमिलनाडु. और ऐसे इन जहाँ पर भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि इनका सोशल बॉयकॉट भी हो रहा है. आपको बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी पढ़ने को मिल सकती हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन को लेकर लोगों के बीच में गुस्सा है. रीज़न है क्योंकि दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. अगर इनका डिस्पोजल वेस्ट का ढंग से नहीं हुआ तो ये हमारे हेल्थ को बहुत प्रभावित कर सकते हैं. After this students, we have to discuss about non-conventional sources of energy. Non-conventional sources का मतलब है ऐसे sources एनर्जी के जिनका इस्तेमाल पहले नहीं होता था या बहुत कम होता था. ये ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो नॉन एग्जिस्टेबल हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमारे नीड्स को फ्यूचर में भी पूरा करते रहेंगे. बिकॉज मोर डिपेंडेंसी ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इंक्रीज होती जा रही है इसकी वजह, और हमें पता है कि ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, इसलिए ज़रूरत है, इट इज़ अ हाई टाइम फॉर अस टू लुक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो पहला इसमें नाम आएगा वो है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज द मोस्ट अबंडेंट, नॉन पॉल्यूटिंग एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज में इनका जो पोटेंशियल है सोलर पावर प्लांट्स बैठाने का ये बहुत ज़्यादा है. आपके मन में आ रहा होगा सर वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया. तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इक्वेटर से बहुत नज़दीक है. ड्यू टू दिस, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 डेज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन. इट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव 300 डेज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन. और आपके पास पता है कि हमारे पास थर्ड डेजर्ट भी है और जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो क्लोज है इक्वेटर से. इसका मतलब वहाँ पे भी वर्टिकल रेज पड़ती है सनलाइट की. सो इंडिया में जो पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को लेकर वो बहुत ह्यूज है. अगर इसको हम टैप कर सके कुकिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए,
तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर रिसोर्सेज लाइक कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, वो बहुत कम हो जाएगी। नाउ यूज ऑफ सोलर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड बाय 7 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ द फोटोवोल्टाइक सेल। अभी स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट इन एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। आपको उसका नाम और ये किस स्टेट में ये पता करना है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सोर्सेज की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कन्वेंशनली इस्तेमाल नहीं होता है, वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। Students, you know that geothermal energy is generated from the heat energy that is released from inside the earth। आपको पता है कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, बिकॉज देयर आर वेरियस स्प्रिंग्स जहाँ पे बहुत हॉट वाटर रिलीज होता है, तो अगर इस वाटर का, इन स्प्रिंग्स का इस्तेमाल हम कर सके एनर्जी प्रोडक्शन में, तो ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली होगा बल्कि हमारी जो डिपेंडेंसी है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पे, कोल पे, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ऐसे हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। दिस इज बीइंग टैप्ड इन आइसलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। यूएसए हैज द लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन वर्ल्ड। यू कैन सी दैट द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने क्या किया है, अपने एनर्जी रिसोर्सेज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश रीजन हमारा, पुगा वैली इन लद्दाख, देयर आर प्लांट्स लोकेटेड। एक और प्लांट है हमारा मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भी हम जियोथर्मल एनर्जी को टैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करें विंड एनर्जी के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, इज इंडिया हैज द पोटेंशियल टू यूटिलाइज विंड एनर्जी? आपको क्या लगता है, यह क्या पॉसिबल है इंडिया में विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करना? ऑब्वियसली यस, बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है। मतलब हमारे जो एरियाज हैं वो सी शोर वाले एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। इन एरियाज में जो स्पीड होती है विंड की बहुत ज़्यादा होती है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर, windmills for irrigation and also to generate electricity. It is not only safe, clean but also non-polluting. It depends on the speed of the wind, so direction, intensity, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके, जिसकी वजह से इन मिल्स को इस्टेब्लिश करना थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी अप टू ग्रेट एक्सटेंट इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूरोप विच प्रोड्यूस 70% ऑफ टोटल 25,000 मेगावाट विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का 70% यूरोप करता है। डेनमार्क, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, स्पेन एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया हैव आइडियल कंडीशन फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी इन जनरल हैज ग्रोन बाई 13 टाइम्स। इसका मतलब आज जो ह्यूमन बीइंग है वो हर एक ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहता है जो कि नॉन कन्वेंशनल हो, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई, उनकी ज़रूरत हमेशा बनी रहे और हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको भी हम प्रिजर्व करके रख सके। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दैट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स बाय बिल्डिंग डैम्स एट द ओपनिंग्स ऑफ द सी। आपको पता है कि ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून, इसकी वजह से जो सी वाटर है वो अट्रैक्ट होता है। तो जो टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स, नेप टाइड्स आते हैं, इनकी वजह से भी अगर हम उन एरियाज में जहाँ पर टाइड्स आते हैं अगर हम डैम्स बना दें तो जो वाटर फिलअप होगा इन टाइड्स की वजह से, वो वाटर जो है वो फिर से वापस जाने की कोशिश करेगा। वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर देंगे और टर्बाइन्स लगा देंगे। व्हेन टर्बाइन इज इंस्टॉल्ड इन द डैम, तो जो वाटर है व्हेन इट विल ट्राई टू गो अवे, तो वो उन टर्बाइन्स को बहुत फास्टली मूव करेगा। इसकी वजह से इस टाइडल एनर्जी के इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ हैज़ पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ सच पावर। इंडिया में पता है आपको, कच्छ गुजरात के पास,
उसके पास पोटेंशियल है कि हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली कनाडा एंड फ्रांस हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड सम टाइडल एनर्जी। इनका मतलब इस इनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत कम इस्तेमाल हो पा रहा है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है बायोगैस। बायोमास इंक्लूड अर्बन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो अगर इसको एक कंपोस्ट बनाकर, इसको अगर एक वेल डिग करके उसमें हम रख दें तो इससे क्या होगा कि जब ये डिसइंटीग्रेट होंगे ड्यू टू द बैक्टीरिया और द बैक्टीरियाज की वजह से, तो जो गैस रिलीज होगी उस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। एंड दिस गैस कैन बी बर्न डायरेक्टली और कन्वर्टेड टू लिक्विड बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस दैट आर बर्नड एज फ्यूल सच एज इथेनॉल एंड बायोडीजल। सो इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोगैस भी एक अच्छा ऑप्शन है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में। All the sources of energy are important domestic fuels that substitute other sources of energy. So students, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें नॉन एडजस्टेबल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की ओर बढ़ना है। तो these were the topics, they are very important for you. Go through your chapters. Thank you.